नमस्कार आप सभी को। डे 7 की वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हम फिर से 7वां दिन है जब हम एमसीक्यू की सीरीज़ कर रहे हैं और मैं बोलना चाहूँगी कि एमसीक्यू मैं 1 या 2 दिन में आपको एक क्लास एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाले भी करा दूँगी ताकि आपको उसका भी आइडिया हो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है हम और ट्राई करेंगे कि और इंटेंस हम क्वेश्चंस करने की ट्राई करें। और अगर मैं ये भी बताना चाहूँगी बच्चों को कि अभी आप ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस ना करिए। अभी आपका प्रायोरिटी है प्री को क्लियर करना, तो पहले प्री को क्लियर कीजिए, उसके बाद सिनेरियो बेस्ड के लिए हम मेंस की क्लासेस भी शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, शुरुआत करने से पहले मैं बताऊं कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आपका क्या बैकग्राउंड है, आप क्या करते हैं। तो मैं बता दूं, मैं एमएससी नर्सिंग हूँ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। और अभी मैं प्रेजेंटली एज अ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर रही हूँ इन दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द चैम्बर ऑफ हार्ट दैट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। कौन सा चैम्बर है जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। तो ये देखिए, अगर मैं मोटा मोटा आपको समझाऊं एनाटॉमी, तो ये हार्ट के अगर 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो राइट एट्रियम है, यहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी का। कौन लेके आता है उसको? वेना कवा। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा जो है उस ब्लड को यहाँ पे ड्रेन करते हैं राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से पंप होके वो ब्लड नीचे जाता है कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से हमारी क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी, एक लौती ऐसी आर्टरी जो कि कैसा ब्लड कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को कहाँ लेके जाती है? लंग्स में लेके जाती है फॉर प्योरिफिकेशन। यहाँ लंग्स में वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और उसके बाद लंग्स से जो निकलती है वो होती है क्या? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड, और वो कहाँ पे ड्रेन करेगी? लेफ्ट एट्रियम में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन ने कहाँ पे ड्रेन किया है? लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन किया है। और लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर की तरफ बॉडी में जाएगा। किसके थ्रू? आयोटा के थ्रू। तो ये एक बेसिक एनेटमी है हार्ट की कि कैसे कैसे कौन सी जो है कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन ब्लड को कैरी करती है। तो राइट एट्रियम में ला रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा। सुपीरियर वेना कवा अपर बॉडी पार्ट से, इंफीरियर वेना कवा लोअर बॉडी पार्ट से। और उसके बाद वो ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और पल्मोनरी आर्टरी फिर पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाता है आयोटा के थ्रू। आयोटा भी आगे जाके ब्रांच में बदल जाता है, असेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, वो आगे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन से हार्ट रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो लेफ्ट एट्रियम में कर रहा है। देन हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाज में है, और यहाँ पे जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है वो इंसुलिन कर रहा है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 तरीके के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड पीपी। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन सिक्रेट करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि विच सेल्स ऑफ पेनक्रियाज या आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सिक्रेट्स ग्लूकागोन। ग्लूकागोन कौन से सेल्स कर रहे हैं? अल्फा सेल्स कर रहे हैं, बीटा इंसुलिन कर रहे हैं, गामा सेल्स सोमेटोस्टेटिन करते हैं, एंड पीपी सेल्स पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड।
तो ये हॉर्मोन्स जो हैं सारे पेनक्रियाज और आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीट होते हैं। इसके 4 सेल्स मैंने बता दिए कि कौन कौन से होते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इनमें से हार्मोन है, इंसुलिन है। प्रोजेस्टेरॉन तो क्या कहाँ से सिक्रीट होता है, वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लिंक्ड है। टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लिंक्ड है। और हीमोग्लोबिन तो क्या है, हमारी बॉडी में ही फॉर्म हो रहा है। तो जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से है वो है इंसुलिन। Which of the following cluster of data belongs to Maslow's hierarchy of need? मैस्लो ने बोला था कि जो भी नीड्स होती हैं वो हमारे लिए एज अ मोटिवेशन का काम करती हैं। अलग अलग लेवल होते हैं नीड्स के, जब हम एक लेवल को पा लेते हैं तब हम मोटिवेट होते हैं कि हम अगले लेवल की तरफ जाएं। तो इनमें से कौन सा मैस्लो ने बोला था? लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिजियोलॉजिकल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मैस्लो की हायरार्की के पार्ट थे। ये देखिए मैस्लो की हायरार्की है। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब सबसे पहले क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान के बाद हमारी क्या होती है, डिज़ायर होती है, या हमें कह लीजिए कि हमें चाहिए, क्या चाहिए, फिर हमें घर चाहिए, सेफ्टी चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, फैमिली, फ्रेंडशिप, सेक्सुअल इंटीमेसी, ये लव एंड बिलोंगिंगनेस। उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला पार्ट। तो इस तरीके से एक पार्ट दूसरे पार्ट के लिए एज अ मोटिवेशन का काम करता है। जब हम एक पार्ट पा लेते हैं तो हम चाहते हैं कि हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ें। तो ये है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। नेक्स्ट, 5 टीस्पून इज इक्वल टू 1 टीस्पून जो है कितने ml की होती है, 5 ml की होती है। तो यहाँ 5 टीस्पून पूछा है तो कितना ml हो गया, 25 ml। तो 25 ml इज द करेक्ट आंसर। देन अनदर नेम फॉर नी चेस्ट पोजिशन। नी चेस्ट पोजिशन जनरली जो है रेक्टल एग्जामिनेशन या फिर वेजाइनोस्कोपी या फिर एनल सर्जरीज, इन कंडीशन में दी जाती है जहाँ पे पेशेंट जो है वो नीज के और चेस्ट को टच करके, नीज को टच करके लेटता है, एंड देन एनस एंड रेक्टम वाला पार्ट जो है स्लाइटली अपवर्ड होता है। इस पोजीशन को हम जेनोपेक्टोरल बोलते हैं। और दिस इज द पोजीशन। ये जो है मैंने बताया कि क्या क्या इसकी इंडिकेशंस होती हैं। एनल सर्जरीज हो गया, रेक्टल सर्जरीज हो गया, वेजाइनोस्कोपी हो गया, तो उन केस में दी जाती है। एंड ऑप्शन इज जेनोपेक्टोरल। Now next question, before endotracheal intubation, some fact about trachea a nurse has to understand and all of the following are true regarding trachea except। ये देखिए यहाँ पे जो है क्या पूछा गया है, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो ट्रैकिया में इनमें से क्या नहीं होता है, इट इज़ अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, येस ये होता है। बाइफर्केट करता है, येस बाइफर्केट करता है, 2 ब्रांच में जो है वो हो जाता है बाद में जाके। एंड सेट कैरिना, येस कैरिना पे एंड होता है। स्टार्ट सेट लेवल ऑफ 8th सर्वाइकल वर्टेब्रा, ये नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज दिस। ये जनरली कहाँ से स्टार्ट होता है, C6 से C7 के बीच में स्टार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिकोइड कार्टिलेज। और ये एंड करता है T4 से T5 के बीच में, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कैरिना। कैरिना के लेवल पे जाके ट्रैकिया 2 में बाइफर्केट हो जाता है। सो इस लेवल को बोलते हैं कैरिना। तो ये इसके एनाटॉमिकल पोजीशन है कि ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। जनरली जो है ट्रैकिया के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। जो आगे वाला पार्ट है वो हॉर्स शू, जैसे घोड़े का जूता होता है उस तरीके की शेप का होता है, और वो 18 से 22 कार्टिलेजिनस रिंग से बना होता है। देखा होगा ट्रैकिया रिंग 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 ऐसे दिखाई देती है, तो वो 18 से 22 कार्टिलेजिनस रिंग से बना हुआ होता है, हॉर्स शू शेप्ड होता है। और पोस्टीरियर पार्ट इसका क्या होता है, मेम्ब्रेनस होता है। तो ये एक ट्रैकिया के बारे में मोटी मोटी बात की। और तरीके से क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होगा कि कहाँ पे एंड करता है कैरिना, कैरिना कहाँ पे लाई करता है, T4 से T5 के बीच में। और इसके 2 पार्ट हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। बता दिया मैंने, एंटीरियर हॉर्स शू शेप्ड का होता है और वो 18 से 22 कार्टिलेजिनस रिंग से बना हुआ होता है। पोस्टीरियर पार्ट जो है वो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। नेक्स्ट, अ पेशेंट इज एडमिटेड विद एक्यूट पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, कंप्लेन्स ऑफ पेन इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ड्यूरिंग पाल्पेटिंग राइट लोअर, व्हाट इज द बेस्ट साइन, दिस साइन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज।
अब पेशेंट है, पेट में दर्द के साथ जो है पेशेंट आया है और पेशेंट राइट साइड में दर्द बता रहा है। अब क्या होगा कि ये साइन क्या कहता है कि जब हम पेशेंट का राइट साइड को दबाएंगे तो पेशेंट एकदम से लेफ्ट साइड में पेन की कंप्लेंट करेगा। तो ये साइन कौन सा है? दिस साइन इज नोन एज राउजिंग साइन, और ये किस में होता है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस का साइन होता है। अपेंडिक्स के केस में दिस साइन इज प्रेजेंट एक्यूट अपेंडिसाइटिस में। ये देखिए राउजिंग साइन मैंने बता दिया कि अगर ये एब्डोमेन की बात है और राइट साइड में यहाँ पे पेन है और यहाँ पे अगर पाल्पेट करते हैं, ऑन पाल्पेशन पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन हेयर इन लेफ्ट साइड, तो ये है राउजिंग साइन। उसके बाद ये सारे साइन भी एक्यूट अपेंडिसाइटिस में होते हैं, मैं बताती हूँ अभी क्या होते हैं। ये होता है मैकबर्नी साइन। एक मैकबर्नी पॉइंट होता है जब हम नेवल से जो है इलियक स्पाइन की तरफ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो मिडल वाला, ऑलमोस्ट मिडल वाला एरिया होता है, इसको हम मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं। अगर यहाँ पे पेन पेशेंट कंप्लेंट करता है, टेंडरनेस की कंप्लेंट करता है, तो इसको बोलते हैं मैकबर्नी साइन। राउजिंग साइन मैंने बताया कि अगर इधर की तरफ पेन है, अगर पाल्पेट कर रहे हैं राइट को, तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। और दूसरे साइन होते हैं सोएस साइन और जो है ऑब्ट्यूरेटर साइन। सोएस साइन ये वाला होता है कि जब पेशेंट का जो है राइट पैर को फ्लेक्स करके और इस लेग को हाइपर एक्सटेंड करते हैं तो पेशेंट जो है पेन की कंप्लेंट करता है। और ये होता है ऑब्ट्यूरेटर साइन कि जब पैर को फ्लेक्स करवा के मुड़वा के हम जो है एक्सटर्नल रोटेशन पैर के करते हैं, बाहर की तरफ जो है थाई को रोटेट करते हैं, तो पेशेंट पेन कंप्लेंट करता है। दिस इज ऑब्ट्यूरेटर साइन। तो इस रोटेशन ऑफ राइट फ्लेक्स्ड हिप और यहाँ पे हिप की एक्सटेंशन, तो दोनों केस में जो है पेशेंट को पेन कंप्लेंट होता है। दीज आर स्वेस साइन एंड ऑब्ट्यूरेटर साइन, तो ये भी जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे जो किसके साइंस होते हैं, ये सारे अपेंडिसाइटिस के साइन हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा साइन है, तो यहाँ पे है ये राउजिंग साइन। नेक्स्ट इज विच एसिड बेस इम्बैलेंस इज जनरली प्रेजेंट इन पेशेंट विद इलियोस्टमी। अब ये इलियम से क्या कर दिया है, बाहर की तरफ ओपनिंग कर दी है, ठीक है। अब जो इंटेस्टाइन होते हैं उनमें गैस्ट्रिक जूसेस जो होती हैं उनका पीएच जो है वो कैसा होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश कीजिए कि पीएच जो है उनका कैसा है। जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो इंटेस्टाइन में सिक्रीशंस प्रेजेंट है, एल्कलाइन इन नेचर है। तो जब इलियोस्टमी से सारा एल्कलाइन बाहर निकल गया तो अंदर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। तो ये कैसा होगा, रेस्पिरेटरी वाला कॉन्सेप्ट इसमें आएगा नहीं। तो जो जनरली इलियोस्टमी में क्या प्रेजेंट होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज द कॉमनेस्ट फाइंडिंग इन इलियोस्टमी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इलियोस्टमी के पेशेंट में किस चीज़ का खतरा होता है, डिहाइड्रेशन का, क्योंकि सारा लिक्विड स्टूल जो है वो कंप्लीटली बॉडी से निकलता रहता है, तो वो उस चीज़ का भी ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। When a post-operative patient develop evisceration, what a nurse should do। पहली बात तो evisceration क्या होता है, एक वर्ड आता है dehiscence और एक वर्ड आता है evisceration। अब देखिए ये दो बॉडी पार्ट थे और यहाँ पे इनका क्या हो रखा था, सूचरिंग हो रखी थी, ठीक है। अब जो है ये सूचर खुल गए हैं और दोनों के बीच में क्या आ गया है, गैप आ गया है, तो इसको बोलते हैं dehiscence। अब क्या है कि ये गैप तो आ गया है लेकिन कोई बाहर, अंदर का ऑर्गन जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर गया, तो इसको बोलते हैं एविसरेशन। तो यहाँ पे एविसरेशन हुआ है, कोई ऑर्गन प्रोट्रूड कर गया है, तो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, प्रोवाइड मोरल सपोर्ट, आस्क द पेशेंट टू ड्रिंक मोर वाटर, पुश द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन एंड कवर द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन। यहाँ पे स्टेराइल कपड़े से प्रोट्रूडिंग ऑर्गन को, स्टेराइल कपड़ा विद एनएस में सोक करके उसको कवर करना है। कवर करने का पर्पज़ है कि वो कंटेमिनेशन ना हो, और उसके बाद जल्दी से जल्दी फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। पुश वगैरह कुछ नहीं करना, उसको टच नहीं करना है, सिर्फ उसको कवर करना है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नर्स मस्ट वेरीफाई द क्लाइंट्स आइडेंटिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द पेशेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट वे, ask the client his name, check the identification band, state the client name aloud and check the room number।
इसमें से सबसे सेफ मेथड क्या रहेगा कि आइडेंटिफिकेशन बैंड चेक करना है। आइडेंटिफिकेशन बैंड चेक करके वो पेशेंट का नाम पूछ सकती है। डायरेक्ट नाम क्यों नहीं पूछना है, क्योंकि कई बार साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, वो उल्टा सीधा बोलते हैं, डिसओरिएंटेड होते हैं, तो उस केस में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो बेस्ट मेथड क्या रहेगा कि पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन बैंड चेक करना है ऐसे केस में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। A nurse is caring for an old lady with osteoarthritis. All are following facts. All are the facts true regarding osteoarthritis except osteoarthritis में क्या क्या होता है? Crepitus sound होती है osteoarthritis में, yes. Tophi, subcutaneous nodule and pain on moving the nodes. जो टोफाई होते हैं दे आर क्लिनिकल फीचर ऑफ गाउट होते हैं। इनको यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जब डिपॉजिट हो जाते हैं इन जॉइंट्स तो उसको टोफाई बोलते हैं। ये गाउट में प्रेजेंट होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ एक्सेप्ट पूछा गया था। उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्रेपिटस साउंड भी आती है जॉइंट्स से और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। पेन तो प्रेजेंट होता ही है पेशेंट को। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Which patient is having a very high risk of developing ovarian cancer? ओवेरियन कैंसर एक तो जनरली 40 ईयर्स से अबव वाली एज में ज़्यादा होता है, वो रिस्क फैक्टर में आते हैं। दूसरा, जो नल्ली पेरस वुमेन्स होती हैं जिन्होंने कभी बेबी को बर्थ नहीं किया है, उनमें ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ वो ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। इसकी एज भी 40 से अबव है और ये कभी प्रेग्नेंट भी नहीं हुई, नल्ली पेरस वुमेन भी है। सो दिस इज they are at high risk of ovarian cancer. So option C is the correct answer. Before giving blood transfusion, a nurse must note the date, time of collection, and must be aware that packed RBCs can be stored up to. पैक्ड RBC जो है वो ब्लड बैंक में 1 से 6 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो स्टोर रहते हैं और जो है वो एक बार लेने के बाद अप टू 42 डेज उन तक स्टोर किया जा सकते हैं और उन पे एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। तो कभी भी ट्रांसफ्यूजन से पहले वो एक्सपायरी डेट चेक करनी होती है कि वो 42 डेज तक ही जो क्या रहते हैं अपना बेस्ट रहते हैं। सो यहाँ पूछा गया है कि बिफोर मस्ट बी अवेयर कैन बी स्टोर्ड अप टू कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं उनको? 42 डेज तक। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A nurse working in an OT must know the risk of HIV infection with needle stick injury is about. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि याद करने वाला कि कितना रिस्क होता है। तो 1:300 कि अगर 300 वर्क कर रहे हैं तो वन वर्कर को HIV पेशेंट से नीडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Hyaline membrane disease of an infant is due to deficiency of surfactant and the source of pulmonary surfactant is. Hyaline membrane disease को हम क्या भी बोलते हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जब बच्चा जो है वो सर्फेक्टेंट की कमी होने के कारण क्या नहीं कर पाता है? ब्रीद नहीं कर पाता है। जनरली सर्फेक्टेंट जो है 24 से 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये बनने लग जाता है लंग्स में और बात करें तो 28 से 30 वीक में जो है ये आपको एमनियोटिक फ्लूइड में भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि 34 तक जो है ये प्रॉपर बन जाता है। तो अगर 34 वीक से पहले डिलीवरी हो रही है, प्रीटर्म डिलीवरी हो रही, तो हो सकता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बच्चे को हो जाए। और इनको कौन प्रोड्यूस करते हैं? इनको न्यूमोसाइड टाइप 2 जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो टाइप 1 होते हैं वो 95% एरिया जो है वो एल्वियोलर सरफेस का कवर करते हैं। तो टाइप 2 जो सेल्स होते हैं वो सिक्रेट कर रहे हैं क्या? सर्फेक्टेंट, जो कि एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। To do percussion and postural drainage of the lungs in bronchostasis, what body position a nurse should use? इनमें से नर्स कौन सी बॉडी पोजीशन जो है वो यूज़ करेगी? यहाँ पे इसके लिए प्रॉन पोजीशन या फिर सिटिंग पोजीशन ये यूज़ होती हैं फॉर द पोस्टुरल ड्रेनेज ऑफ लंग। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, प्रॉन पोजीशन। उसके अलावा
डेक्यूबिटस पोजीशन किसको बोलते हैं? डेक्यूबिटस पोजीशन लेटरल पोजीशन को बोलते हैं, जहाँ पे ऑपरेटिव साइड जो है पेशेंट की वो अपवर्ड आती है, तो उसको डेक्यूबिटस पोजीशन बोलते हैं। यहाँ परकशन और पोस्टूरल ड्रेनेज पूछा गया है, तो वो प्रॉन, सिटिंग या स्टैंडिंग इन पोजीशंस में हम करते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर गिविंग एन अनीमा, अनीमा देने के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन या इसको सिम्स लेटरल पोजीशन भी बोलते हैं, तो उस केस में अनीमा जो है दिया जाता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एग्जामिन द रेक्टम, रेक्टम को एग्जामिन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ओटोस्कोप ईयर को एग्जामिन करने के लिए होता है, ऑप्थेल्मोस्कोप आई को, एंडोस्कोप जो है हमारे जीआई ट्रैक्ट को एग्जामिन करने के लिए होता है, प्रोक्टोस्कोप इज यूज टू एग्जामिन द रेक्टम। सो डी इज द करेक्ट आंसर। वट इज द अनदर नेम फॉर फियर ऑफ डेथ? फियर ऑफ डेथ जो फोबिया किसको बोलते हैं? इरेशनल फियर को फोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ डेथ इज नोन एज थैनेटोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया क्या बोलते हैं? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। एक्रोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ हाइट। गेमोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर, ठीक है, दैट इज गेमोफोबिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन अफेक्टिव डिसऑर्डर? अफेक्टिव डिसऑर्डर को हम क्या भी बोलते हैं? मूड डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो इनमें से मूड डिसऑर्डर कौन सा होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, जहाँ पे कौन से मेनिया एंड डिप्रेशन दोनों के एपिसोड्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली देखने को मिल सकते हैं। सो बी बाइपोलर डिसऑर्डर इज द करेक्ट आंसर। फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर में नहीं आता, अफेक्टिव डिसऑर्डर में नहीं आता है। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है कि जहाँ पेशेंट को लगता रहता है कि उसको ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, लेकिन एक्चुअली जो है वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। सो दैट इज सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। यहाँ पे अफेक्टिव डिसऑर्डर बोला गया है, सो बी बाइपोलर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक इज नोन एज पल्स प्रेशर। एक और टर्म आती है कंफ्यूजन करने के लिए, पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट होता है डिफरेंस जब होता है एपिकल और रेडियल पल्स के बीच, सो दैट इज नोन एज पल्स डेफिसिट। यहाँ पे पूछा गया है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी का डिफरेंस, उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। विच आई स्ट्रक्चर रिसीव्स स्टिमुलाई एंड सेंस टू ब्रेन? ये होता है रेटिना। अगर हम आँख की बात करें तो जो कॉर्निया वाला पार्ट है और जो प्यूपिल है वो लाइट को क्या करते हैं? लाइट को रेस्ट्रिक्ट करके, कॉन्स्ट्रिक्ट करके वो आई के अंदर उसको एंट्री करते हैं, और लेंस आई को क्या करता है? लाइट को अकोमोडेट करता है। कहाँ पे? रेटिना पे। तो रेटिना में जो सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहाँ पे? ब्रेन में स्टिमुलाई भेजने के लिए। तो ए इज द करेक्ट आंसर कि रेटिना इज द स्ट्रक्चर जो कि स्टिमुलाई रिसीव करके ब्रेन को सिग्नल करता है। What causes chickenpox? Adenovirus, varicella, SV40 and bacteriophage T2। यहाँ पे जो है चिकन पॉक्स वेरिसिला वायरस से होता है। एडिनो वायरस जनरली कॉज करता है रेस्पिरेटरी डिजीज, जो भी खांसी जुकाम वगैरह है। SV40 एक ऑन्कोजेनिक एजेंट होता है जो कि बोन कैंसर वगैरह, बोन मेटास्टेसिस वगैरह कॉज करता है। और बैक्टीरियोफेज होता है एक ऐसा वायरस जो ई कोलाई को किल करने के लिए किल कर देता है। सो यहाँ पे चिकन पॉक्स का वायरस पूछा गया है, सो बी वेरिसिला इज द करेक्ट आंसर। वाई गैस्ट्रिक लवाज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एसिड पॉइजनिंग? पहले भी मैंने पढ़ाया है कि क्या होता है एसिड पॉइजनिंग में, जब एसिड अंदर जा रहा है तो इस गैस्ट्रिक म्यूकोजा को क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर लवाज कर दी तो वापस से ऊपर आएगा और इसको क्या कर देगा? फर्दर डैमेज कर देगा। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा कि री एक्सपोजर अगर हो रहा है तो एडिशनल इंजरी होने के चांसेस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न में जो है मसल्स इतनी डेवलप नहीं होती, रेस्पिरेटरी मसल्स, और जो है बॉडी की जो मेटाबॉलिक नीड है उसको भी पूरा करने के लिए बच्चा क्या करता है? फास्ट ब्रीथ करता है। सो 40 to 60 इज द नॉर्मल रेंज इन न्यूबॉर्न, जो कि रेस्पिरेटरी रेंज है। अडल्ट में कितनी होती है? 16 से 20 इज द नॉर्मल रेंज।
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ कॉन्टैक्ट डिजीज, इसमें से कौन सी कॉन्टैक्ट डिजीज नहीं है? रिंगवॉर्म, यॉज, लेप्रेसी एंड हाइपरटेंशन। कॉन्टैक्ट डिजीज क्या होती है? जो कॉन्टैक्ट से फैल रही है। यहाँ पे हाइपरटेंशन जो है वो कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती है, तो दिस इज नॉट अ कॉन्टैक्ट डिजीज। यॉज जो होता है, यॉज एक मोस्टली जो है पेपिलोमास वगैरह होते हैं और इसको कॉज करता है ट्रोपोनिमा पैलिडियम। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ट्रोपोनिमा पैलिडियम इज पॉजिटिव एजेंट फॉर योज। योज के लिए पॉजिटिव एजेंट होता है, या पेपिलोमा और अल्सर्स हो जाते हैं स्किन पे, सो उसको योज बोलते हैं, बी। और यहाँ पे पूछा गया कौन सी कॉन्टैक्ट डिजीज नहीं है, तो वो हाइपरटेंशन नहीं है। द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना इज डन बाय, इसमें से कौन से सर्विक्स और वजाइना की विजुअल एग्जामिनेशन की जाती है? कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी में जनरली HPV के लिए हम टिश्यूज भी ले सकते हैं और सिंपली एग्जामिन भी कर सकते हैं, सो ए इज द करेक्ट आंसर। हिस्ट्रोस्कोपी किसके लिए होती है? यूट्रस के लिए होती है। लेप्रोस्कोपी एब्डोमिनल चीजों के लिए। साल्पिंजोस्कोपी जो है फेलोपियन ट्यूब के लिए होती है। यहाँ पे पूछा गया सर्विक्स एंड वजाइना, सो कोल्पोस्कोपी इज द करेक्ट आंसर। एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन O आर सीन इन। एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन O जो है वो रूमेटिक फीवर में सीन होते हैं। रूमेटिक फीवर का रूमेटिक फीवर में क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकल इज द पॉजिटिव एजेंट फॉर रूमेटिक फीवर। और अगर रूमेटिक फीवर के साथ बच्चा आ रहा है तो क्या हिस्ट्री लेनी है, ये भी क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री लेनी है किसकी? सोर थ्रोट की हिस्ट्री लेनी है, कि पीछे बच्चे को गला तो नहीं खराब हुआ था, तो वो सोर थ्रोट की हिस्ट्री से जो है पता लगाते हैं कि रूमेटिक फीवर जो है वो हो सकता है। और रूमेटिक फीवर को क्लासिफाई करने के लिए एक जोन्स क्राइटेरिया होता है, जिसने कि बताया था मेजर चीज़ें होती हैं और कुछ माइनर चीज़ें होती हैं। तो जोन्स क्राइटेरिया ने दो चीज़ें दी थी कि अगर दो मेजर या एक माइनर क्राइटेरिया इनमें से प्रेजेंट है तो हम बोल देते हैं कि पेशेंट को क्या है? रूमेटिक फीवर है। तो इस तरीके से बोला था। जो मेजर क्राइटेरिया है उसको हम याद करने के लिए इस तरीके से याद करते हैं, केसेस की फॉर्म, केसेस, C फॉर कार्डाइटिस, A फॉर अर्थराइटिस, S फॉर subcutaneous nodule, E for erythema and S for Sydenham chorea। Sydenham chorea होता है जर्की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जर्की मूवमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, उसको बोलते हैं हम Sydenham chorea। माइनर क्राइटेरिया को याद करने के लिए फ्रैप, FRAPP, फीवर, raised CRP, arthralgia, prolonged PR interval and previous history of rheumatic fever। ये सारे जो है माइनर क्राइटेरिया होते हैं। याद करने के लिए मैंने बताया मेजर को केसेस से याद रखेंगे, माइनर को फ्रैप से याद रखेंगे। तो ये क्राइटेरिया उसने दिए थे, जोन्स क्राइटेरिया, जो रूमेटिक फीवर के लिए यूज होता है। और इसमें जो है क्या हिस्ट्री लेनी है? सोर थ्रोट की हिस्ट्री लेनी है। सो C इज द करेक्ट आंसर। मंडे फीवर इज अनदर नेम फॉर, मंडे फीवर इनमें से बोलते हैं बाइसिनोसिस को। बाइसिनोसिस होता है कॉटन डस्ट की इनहेलेशन से जो लंग इंजरी होती है। और बाइसिनोसिस को मंडे फीवर इसलिए बोला जाता है जनरली कि जब लॉन्ग टर्म छुट्टी के बाद बंदा उस काम में आता है तो जनरली डिजीज के सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज वाई दिस इज नोन एज मंडे फीवर। सो बाइसिनोसिस इज द करेक्ट आंसर। एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टोस डस्ट से होता है, सिलिकोसिस सिलिकोस डस्ट से होता है, और एंथ्रेकोसिस जो है वो कोल माइन में जो काम करते हैं उनको होता है। Then Niggles rule is used for, Niggles rule estimation determine the expected date of delivery, counting fetal heart rate and amniotic fluid। यहाँ Niggles formula जो है वो expected date of delivery के लिए होता है। क्या होता है Niggles formula? कि last LMP plus 9 months plus 7 days वो है expected date of delivery निकालने के लिए। Let us say कि
जो पेशेंट है वो बोल रही है कि उसकी जो है LMP थी 15/3/2023, तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, वो निगल फॉर्मूला से निकालते हैं कि 15 में 7 जोड़ लेते हैं 21, और फिर 9 महीने इसमें जोड़ लेंगे, कौन सा होगा 12 दिसंबर 23। ठीक है, तो ये है कि 9 महीने प्लस 7 डेज वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है। सो दिस इज नोन एज निगल्स फॉर्मूला। देन स्किन टर्गर टेस्ट इज यूज टू असेस। इसमें से स्किन टर्गर टेस्ट किस लिए होता है, हाइड्रेशन के लिए होता है। जनरली स्किन क्या है, लेस देन 3 सेकेंड में अपनी जगह पे लौट जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही है वो, तो वो क्या है, स्किन टर्गर कम है और वो डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। देन ऑटोक्लेविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑटोक्लेविंग किसका एग्जाम्पल है, ये एक मॉइस्ट हीट का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे जो है भाप बनती है नीचे पानी से जो कि ऑटोक्लेव करती है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे होता है, और जो प्रेशर होता है वो 15 पास्कल्स जो है वो प्रेशर होता है। देन द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट शुड इंक्लूड etiology, vital signs and prescription, problem etiology and prescription, problem etiology and signs and symptoms। और डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, उसके रिस्क फैक्टर क्या थे, इटियोलॉजी होती है, और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है डिजीज के, वो सारे जो है डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Then the relation between fetal presenting part and maternal pelvis। फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट और मेटरनल पेल्विस के रिलेशन को हम बोलते हैं पोजीशन, कि वो किस पोजीशन पे बच्चा जो है वो है। एटीट्यूड बोलते हैं फीटल पार्ट के एक दूसरे के साथ रिलेशन विद वन अनदर। लाई बोलते हैं कि बच्चे का जो मेटरनल लॉन्गेस्ट एक्सिस है उससे क्या रिलेशन है। पोजीशन किसको बोलते हैं कि फीटल पार्ट का मेटरनल पेल्विस से क्या रिलेशन है। और स्टेशन बोलते हैं कि बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो इशियल स्पाइन के लेवल पे कहाँ पे लाई कर रहा है, तो उसको स्टेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट और मेटरनल पेल्विस के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। विच वैक्सीन गिवन टू फॉर्म ब्लिस्टर हील्स बाय इटसेल्फ, परमानेंट स्कार दे देती है। कौन सी वैक्सीन होती है, BCG होती है। BCG कहाँ पे दिया जाता है, लेफ्ट आर्म में दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 0.05 ml। और ये जो है इंट्राडर्मल देते हैं लेफ्ट आर्म में। और ये वैक्सीन क्या है, स्कार छोड़ जाती है और उसके बाद अपने आप ही हील करता है वो। और ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। और अगर ये बर्थ पे छूट जाता है तो उसके बाद इसकी डोसेज हो जाती है 0.1 ml इफ लेफ्ट एट बर्थ। और ये कब तक दे सकते हैं, 1 ईयर ऑफ एज तक जो है वो BCG को दिया जा सकता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। द पोस्ट LSCS वुमेन पासिस 300 ml यूरिन। 300 ml यूरिन है, क्या है ये, ओलिगुरिया है। ओलिगुरिया कब होता है, जब लेस देन 400 ml यूरिन जो है पास करते हैं 24 आवर्स में। तो यहाँ पे क्या है, ये ओलिगुरिया। विजुअलाइजेशन ऑफ बोन इन विच स्टेज ऑफ बर्न। बर्न के 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में सिर्फ सुपरफिशियल जो हमारी एपिडर्मिस है वो रेडनेस हो जाती है, वो फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज में एपिडर्मिस ब्लैंच हो जाती है, ठीक है, और जो है डर्मिस तक हो जाता है। थर्ड में ये डीप मस्कुलर डीप तक हो जाता है, ठीक है, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और फोर्थ स्टेज में इवन बोन भी विजुअलाइज हो जाती है। सो यहाँ पे विजुअलाइजेशन पूछा है, सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, डी। आइडेंटिफाई द प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म। यहाँ पे जो प्रोसीजर हो रहा है वो हो रहा है ABG एनालिसिस। ABG एनालिसिस जनरली क्या करते हैं, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है और जो उसकी साइड वाली फिंगर है उससे रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करते हैं और उसमें से जो है ब्लड को लिया जाता है फॉर ABG एनालिसिस। सो ए इज द करेक्ट आंसर।
वट विल यू डू इफ यू हैव अ निडल स्टिक इंजरी ऑफ HIV पेशेंट। किसी की भी निडल स्टिक इंजरी होती है तो पहला स्टेप होता है कि उसको रनिंग वाटर के नीचे फिंगर को रख देना है, स्क्वीज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और उसको अच्छे से सोप के साथ जो है वो वॉश करना है। पहले तो उसको रनिंग वाटर के नीचे रख के उसको पूरा उसको निकलने देना है और फिर सोप के साथ वॉश करना है। उसके बाद इन्फॉर्म करना होता है डॉक्टर जो CMO है, और वो आपके ART एंट्रोरेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और सर्टेन टेस्ट भी करते हैं। सो यहाँ पे D करेक्ट आंसर होगा कि वॉश विथ सोप एंड वाटर। एक प्राइमी ग्रेविडा है, कितनी एडिशनल किलो कैलोरी चाहिए प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी में 300 प्लस किलो कैलोरी एडिशनल चाहिए होती हैं। सो B इज द करेक्ट आंसर। Which is the most appropriate nursing action for a 32-year फीमेल पेशेंट डायग्नोज्ड विद बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या क्या होता है? मेनिया एंड डिप्रेशन होता है। दोनों ही केस में, मेनिया में भी पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने आप को इंजर कर सकता है, और डिप्रेशन में तो क्या ही होता है, सुसाइडल टेंडेंसी वगैरह भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्शन रहेगा कि क्लियर करनी है सारी बाउंड्री, जो भी रिस्ट्रेंट्स वगैरह हैं या ऐसी चीज़ जो भी रूम में प्रेजेंट है जो पेशेंट को हार्म कर सकती हैं, उनको हटाना है। सो B इज़ द करेक्ट आंसर। द पेल्विस हैज़ द पुअरेस्ट डायग्नोसिस फॉर वेजाइनल डिलीवरी। सबसे पहले तो जो गायनेकोइड पेल्विस होता है वो होता है बेस्ट पेल्विस फॉर वेजाइनल डिलीवरी। वो चौड़ा होता है और बच्चे की इजी मूवमेंट के लिए वो अच्छा होता है। और जो सबसे पुअर डायग्नोस होता है वो होता है एंड्रॉयड पेल्विस का, बिकॉज ऑफ इट्स नैरो इनलेट एंड आउटलेट। ये देखिए स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आपको। ये गायनेकोइड पेल्विस है, ये बेस्ट पेल्विस होता है। दिस इज एंड्रॉयड पेल्विस, ये इसका जो है वो नैरो होता है इनलेट यहाँ पे। और नेक्स्ट इज एंथ्रोपॉइड पेल्विस एंड देन प्लेटिपेलॉइड। इन दोनों में भी जो है नैरो होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बच्चा फंसता है वो एंड्रॉयड में फंसता है। सो A एंड्रॉयड इज द करेक्ट आंसर हियर। देन द टर्म गॉसिपिबोमा मीन्स, गॉसिपिबोमा का मतलब होता है कि कोई जो है फॉरेन पार्टिकल मटेरियल लेफ्ट इनसाइड द बॉडी। सर्जरी के दौरान अगर कोई स्पंज रह गई है, कोई सीजर वगैरह रह गई है, तो उसको बोलते हैं गॉसिपिबोमा। इससे प्रिवेंट करने के लिए जब सर्जरी करते हैं तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि काउंट करते हैं, ठीक है, काउंट करके ही रखते हैं कि 10 गोज लिए थे और अब काउंट कर रहे हैं उनको कि 10 बाहर आए हैं या नहीं, तो उसको काउंटिंग करना इससे प्रिवेंट करने का तरीका है। तो यहाँ पे गॉसिपिबोमा इज अ टर्म फॉर सर्जरी के दौरान कोई फॉरेन मटेरियल रह गया है, तो C। देन सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, BP इतना, ICP इतना। CPP का क्या फॉर्मूला होता है? मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस ICP। मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है डायस्टोलिक BP प्लस 1/3 सिस्टोलिक BP और डायस्टोलिक BP। तो यहाँ पे जब हम करेंगे ये डायस्टोलिक 60 प्लस 1/3, ये हो गया 70, और जब CPP में इसकी वैल्यू रखेंगे तो 70 माइनस 18 इज इक्वल टू 52। सो C इज द करेक्ट आंसर। कोई भी जो है वैल्यू हो सकती है, आप इस फॉर्मूले में डाल के निकाल लेंगे। देन आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इमेज। ये इमेज होती है ओरोफेरेंजियल एयरवे, इसको बोलते हैं गिडेल्स एयरवे भी बोलते हैं, और जनरली जो है जो टंग फॉल होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है, एयरवे को ओपन करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये होता है नेजोफेरेंजियल एयरवे, ये नेजल स्टंट की तरह काम करता है कि कोई ब्लॉकेज है तो नाक से डाल देते हैं ओरोफेरेंक्स तक उसको क्लियर करने के लिए। दिस इज ट्रैकियोस्टमी ट्यूब, ये बलून है उसको फुला के ये ट्रैकियोस्टमी की ओपनिंग होती है। एंड दिस इज ET ट्यूब यूज्ड इन केस ऑफ इंट्यूबेशन। Then emergency contraceptive pill will be given after how many hours of unprotected sexual intercourse? ये within 72 hours जो है वो देनी होती है emergency contraceptive pill। ये levonorgestrel इसमें जो है वो compound होता है। So A is the correct answer. आइडेंटिफाई द पोजीशन इन द गिवन इमेज। यहाँ पे हेड एंड को एलिवेट किया गया है, सो दिस इज रिवर्स स्ट्रेडनलेनबर्ग पोजीशन। हेड एंड लगभग 45 डिग्री जो है वो एलिवेट करते हैं। अगर ये पैर को एलिवेट किया होता सो दिस इज स्ट्रेडनलेनबर्ग पोजीशन कहलाती। यहाँ हेड एंड एलिवेट है, सो C इज द करेक्ट आंसर, रिवर्स स्ट्रेडनलेनबर्ग।
Then what is the immediate first stage management of chemical accident foreign body on the cornea? अगर कॉर्निया पे कोई केमिकल गया है तो उस केस में, या कुछ भी चला गया तो उस केस में क्या करना है, सीधा रनिंग वाटर या नॉर्मल सलाइन से उसको वॉश करना है ताकि वो एक्सपेल आउट हो सके. सो सी इज द करेक्ट आंसर. उसके अलावा को उसको निकालने की या कवर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको रनिंग वाटर या नॉर्मल सलाइन से उसको लगातार फ्लश करते रहना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आई से निकल जाए. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. विच ड्रग डिक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ सीजर? सीजर को थ्रेशोल्ड को डिक्रीज करने के वाले ड्रग्स कौन से होते हैं? एंटी कन्वर्जेंट्स होते हैं, और यहाँ एंटी कन्वर्जेंट्स ही ऑप्शन होगा. बी इज द करेक्ट आंसर. लिथियम किस में देते हैं? मेनिया के केस में जनरली दिया जाता है. बेंजोडाइजिपाइन्स जो हैं वो एंजाइटी वगैरह वाले केस में जनरली दिए जाते हैं. सो यहाँ पे एंटी कन्वर्जेंट्स इज द करेक्ट आंसर. Type of fever in which after 24 hours body temperature comes to normal. So this fever is known as intermittent fever. जहाँ पे फीवर तो होता है लेकिन दिन में एक बार या दो बार फीवर जो है टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाता है. सो दिस इज इंटरमिटेंट फीवर. उसके अलावा कंटिन्यूस फीवर क्या होता है? जो लगातार ही फीवर होता रहता है, नीचे वाला स्पाइक नहीं आता है फीवर में. देन रेमिटेंट फीवर होता है कि फीवर डिक्रीज तो होता है दिन में लेकिन नॉट टू नॉर्मल. इंटरमिटेंट में तो क्या था कि नॉर्मल पे आ जाता है. यहाँ पे जो है 104 था तो 100 तो हो गया लेकिन नॉर्मल वाली रेंज नहीं आई. सो दैट इज रेमिटेंट फीवर. रिलैप्सिंग फीवर होता है कि लगातार एपिसोड्स जो हैं वो फीवर के रिपीटेड एपिसोड्स हो रहे हैं. सो दैट इज रिलैप्सिंग फीवर, रिपीटेड एपिसोड्स. इंटरमिटेंट फीवर इज कि फीवर कम्स टू नॉर्मल. सो ए इज द करेक्ट आंसर. कॉप्लिक स्पॉट इज अ साइन ऑफ. कॉप्लिक स्पॉट जो है मीजल्स का साइन होता है, जहाँ पे जो बक्कल कैविटी है, चीक्स पे अंदर जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वहाँ पे वाइट कलर के स्पॉट्स जो हैं वो आ जाते हैं. सो दैट आर नोन एज कॉप्लिक स्पॉट. और ये जनरली जो इन्फेक्टिव पीरियड ओवर हो जाता है मीजल्स का, उस टाइम पे ये कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं. What is the another name of pyridoxine? Pyridoxine is also known as vitamin B6. और यहाँ पे जो है B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन बोलते हैं. B6 को पायरिडोक्सिन बोलते हैं. पायरिडोक्सिन की कमी हो जाती है जब हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देते हैं, तो उसके साथ साथ हमेशा B6 भी दिया जाता है. B6 की कमी से क्या हो जाता है? हाथ पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन और जो है सुनपन, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. What immunization is given at birth? बर्थ पे इनमें से कौन सा इम्यूनाइजेशन दिया जाता है? BCG बर्थ पे जो है वो दिया जाता है. वेयर इज किडनी लोकेटेड? किडनी जो है एब्डोमिनल कैविटी में रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में लोकेट होती हैं. सो एब्डोमिनल कैविटी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन? नोजोकोमियल वो इन्फेक्शन होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, कि पेशेंट आया तो किसी और इन्फेक्शन से था और अभी वेंटिलेटर पे है तो उसको निमोनिया हो गया. तो निमोनिया कैसा होगा? हॉस्पिटल का दिया हुआ होगा. दैट निमोनिया इज नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन. सो डी इज द करेक्ट आंसर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. ये सारी आप क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, मन लगा के करिएगा, ज़रूर से मिलेगी आपको हेल्प इनसे. और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप एक कमेंट ड्रॉप करके बताइए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अगली वीडियो मैं अभी 1-2 दिन में आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड की भी बनाऊंगी, और उसके साथ हम एक सेशन लेंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का सारा. सो तब तक के लिए थैंक यू.